अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अंदाजे के मुताबिक जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों को मिला के उनसे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मेरी जो आज की वीडियो है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए, स्पेशली अमंग जो कंप्यूटर साइंसेज के ग्रेजुएट्स हैं उनके, क्योंकि एक अभी रिसेंट एक रिपोर्ट गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मोर देन 80% CS के ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स वो आउट ऑफ इंडस्ट्री काम कर रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ अलीम रज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीम, कैसे हैं आप? अलीम रिम्स में लेक्चरर हैं और गेमिंग डिपार्टमेंट को जो है वो एज अ लेक्चर सर्व कर रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने किए और बहुत ज़्यादा ये गाइड कर रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री को। तो अलीम थोड़ा सा बताएं कि ये थोड़े ही टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कैसे कर गई, या हमारी नज़र में अभी आई है, या ये क्या है, इसका माजरा क्या है? सर बिल्कुल आप इसको इस अंदाज से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गेमिंग का जो बूम आया है वो कोविड के बाद अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर वियतनाम जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज, अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब डिपेंडेंट है गेम इंडस्ट्री। अच्छा, ये फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि 2014 से ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, और हर ईयर गेम इंडस्ट्री ने पिछले ईयर की जो कंपैरिजन में जो है वो अच्छा खासा इजाफा किया, बूम पकड़ा है। और आप ये अंदाजा करें कि इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री इस वक्त बन चुकी है कि इसमें सिर्फ एक फील्ड काम नहीं कर रही। डेवलपर्स, डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स, कैमरामैन, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, प्रोग्रामर्स, मतलब नेम इट। यानी कंप्यूटर साइंस जो है ग्रेजुएट, ये तो एक हिस्सा हो गया, इसके अलावा बेशुमार और लोग इसमें शामिल, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। और आप अंदाजा करें कि कल तक जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ये समझते थे कि हमारा बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो वो टाइम जाया कर रहा है। आप अंदाजा करें आजकल लाइव स्ट्रीमिंग या जो लाइव कंपटीशंस होते हैं इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो प्लेयर्स हैं वो गेम प्ले करते हैं और वो अर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इनामी रकम भी बेशुमार, अच्छा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मसलन मैं डोटा देख रहा था, डोटा 2 जो है उसके मिलियंस में है, 20, 30, 40 मिलियन, ये कोई बात ही नहीं है। और फिर जो इलाकाई रीजनल इनके टूर्नामेंट्स होते हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। आप अंदाजा करें कि यू वॉन्ट बिलीव कि इस वक्त टेकन का चैंपियन पाकिस्तानी। अच्छा, अब ये देखें ना डोटा 2 में भी पाकिस्तानी वो सैमुअल जो, हाँ, वो उसमें काम कर रहा है। तो जो टेकन जो कोरिया में इस वक्त जीता है, अरसलान ऐश नाम है उसका। अच्छा, यंग लड़का है, मतलब इतना बड़ा कोई उसका एज नहीं है। लेकिन देखिए समझने की बात है, समझने की बात ये है कि ये गेम कल तक गेम्स थी सिर्फ, आज ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। और हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये रियलाइज करना है कि हम किस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैक इन जब हमने रिफा ने गेम डिजाइन की डिग्री लॉन्च की थी तो मुझे याद पड़ता है कि 2018 से ऑनवर्ड मैं जब इंडस्ट्रीज के साथ मुलाकात कर रहा या डिस्कशन कर रहा था तो हमें कोई इंडस्ट्री गेम की नहीं मिलती थी, यानी कि गेम की कंपनीज ही नहीं मिलती थी। डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर लोग मौजूद थे, यानी कि डेवलपर्स या डेवलपिंग कंपनीज मौजूद थी, लेकिन गेम एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलती थी। अब 100+ कंपनीज हो चुकी हैं और ये बतदरीज बढ़ रही है। अच्छा, एक और अलीम मैंने जो नोट किया, मैं भी पिछले काफी अरसे से देख रहा हूँ कि जो गेम डेवलपमेंट की जो कंपनीज हैं वो अपनी गेम्स नहीं बना रही। मतलब वो किसी अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रही होगी, किसी यूरोपियन के लिए या जापानीज, कोरियन, लेकिन अपनी गेम्स पाकिस्तान में कितनी हद तक बना रहे हैं? मेरे ख्याल अभी कुछ स्टार्ट किए लोगों ने कुछ। मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो मीडिया की फील्ड से भी रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गेम इंडस्ट्री इस वक्त फ्लोरिश करना शुरू हुई है, हमें नहीं पता कि ये किस, यानी ऊंट किस कर बैठता है। देखें, कोई भी इंडस्ट्री जब फ्लोरिश करना शुरू करती है तो उसके 2 ही रीजन होते हैं मेरी नजर में। एक रीजन ये होता है कि वो लोग जो सीख कर आकर अब यहाँ पे स्टार्टअप लेना चाहते हैं, एक तो इस वजह से लोग आ रहे हैं और इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। दूसरा होता है कि दुनिया में सब कुछ हो चुका है, अब उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गए हैं। ये दूसरी रीजन है पाकिस्तान के अंदर। ठीक, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। हम
या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ इदारे अपने ऑन पर ये सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। अब ना होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल अलीम एक कंपनी स्टार्ट करता है तो पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है ही नहीं अभी गेम, बिल्कुल, तो फिर मैं किसके लिए काम करूंगा? मैं डेफिनेटली फ्रीलांस के हवाले से या बाहर से मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं उसके लिए काम करूंगा। जो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे माइंडस्टॉर्म जैसी कंपनीज हैं या VR गेम जैसी कंपनीज हैं या 90 टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। लेकिन ये भी इस वक्त जो इन्होंने रिसोर्स पर्सन बिठाए हुए हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द अब्रॉड। पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन के लिए या पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए कोई काम हो रहा हो, इस वक्त नहीं हो रहा। सो ये जो कंपनीज भी काम कर रही हैं, दे आर अर्निंग बट दे आर डूइंग वर्क फॉर अदर्स। सो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि अगर हम बैक इन 2000 में देखें तो 2000 से ऑनवर्ड जब हमने मीडिया को एक बहुत ज्यादा जायंट बन के पाकिस्तान में उभरते हुए देखा, मैं सेम सिचुएशन देख रहा हूँ गेम इंडस्ट्री। जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया को कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकी और वो जिस तरफ चलता गया अभी भी चल रहा है की तरह, हाँ, और वो गेम का भी यही हाल होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द की पॉइंट्स जिसको हमने अभी हाईलाइट करना। अच्छा, इसमें एक और चीज जो सबसे बड़ी मुझे चुभती है वो ये है कि जो गेम्स आजकल चल रही हैं, जो हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं, उसमें हमारे सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। न्यूडिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम आम फहम में इस्तेमाल नहीं करते, आम रोज़मर्रा की रूटीन में। गालियाँ बहुत ज़्यादा, गालम गलोच और इस तरह की बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो हमारे सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ जब गेमिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी जब बननी शुरू होगी, अपने लिए गेम्स बनाएंगे, तो ये इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि हमारा कल्चर क्या कहता है, हमारा रिलीजन क्या कहता है, क्योंकि हम इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा टची हैं। ठीक है, तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा हम उस पर काबू नहीं पा सकते, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये इसको मैं ज़रा लिंक करूँगा, पाकिस्तान में जो एकेडमिया है, देखिए किसी भी मुल्क की पॉलिसीज के अंदर एकेडमिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन आना शुरू हुई है कि एकेडमिया के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं जो कि गेम इंडस्ट्री के हवाले से हैं। अच्छा, ये हमेशा से, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये हमेशा से पाकिस्तान का डायलेमा रहा है कि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का आपस में जो लिंक है ना, वो कभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। दूसरे कंट्रीज में ये बड़ा स्ट्रांगली स्टैब्लिश है और एकेडमिया इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अभी पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो इसमें थोड़ा सा हम मज़ीद बात कर लें, इसको डिग डाउन करते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुई है और इसको हम कैसे लिंक अप कर सकते हैं। क्योंकि आप रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में पढ़ा रहे हैं गेमिंग, और मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद में ये लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। जितना मैंने देखा है कि आप लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अनरियल इंजन में मैंने देखा है कि आप लोग जो हैं वो रिम्स, वो एकेडमिक पार्टनर है अनरियल इंजन का, और ये नाज़रीन पाकिस्तान में वाहिद इंस्टीट्यूट है, वाहिद यूनिवर्सिटी है जो मीडिया पार्टनर है, सॉरी एकेडमिक पार्टनर है अनरियल इंजन की। अब ये यूनिटी पे भी मेरा ख्याल है आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो ये बहुत सारा, हम ज़ैब से भी बात करेंगे इस बारे में, जो कि इनके लीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बड़े अच्छा वो भी काम करें। तो आप उधर से ही हम स्टार्ट करते हैं बैक टू सर। इसको ना जरा हम इस पजल को ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बारी बारी इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। अगर अब बैक इन 2018 से बैकवर्ड अगर हम जाएं तो इन ईयर्स के अंदर कोविड से पहले की बात कर लेते हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड की बात कर लेते हैं। प्री कोविड से पहले गेम को एज अ फील्ड पाकिस्तान में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ, एयर यूनिवर्सिटी के जो है वो एक प्रोग्राम उन्होंने PS प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जो कि है गेम एंड डेवलपमेंट के नाम से, बट वो कंप्यूटिंग फैकल्टी के अंदर। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि गेम इंडस्ट्री जो है, जब हम गेम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कोई एक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। सो जो अभी एयर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो लोग वहां से ग्रेजुएट होकर निकल रहे थे, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग इन क्या कहते हैं, डेवलपिंग हाउस, जहाँ पे प्रोग्रामिंग हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बिल्कुल। और फिर उस बेसिस के ऊपर ये चीज एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में गेम की इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जब हमने क्योंकि गेम के हवाले से ना आर्ट की साइड बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है। ठीक है, बिल्कुल। और एज वी नो कि जो मीडियम इज अ मैसेज है, तो गेम इज आल्सो अ मीडियम।
medium, जिसके थ्रू बिल्कुल। बहुत से मैसेजिंग हो सकती है, Communication है, उसमें communication है। पूरी communication हम है। मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद पड़ता है कि जब अफगान वॉर स्टार्ट हुई, फिर ये वियतनाम की वॉर जो अमेरिका ने की, फिर इराक में, आप ये यकीन करें कि इनके दरमियान जब मैसेजिंग होती थी वो उस वक्त में जो गेम्स प्ले की जा रही होती थी उसके थ्रू हो रही होती थी। और ये फैक्ट्स एंड फिगर है जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज एस्टैब्लिश है कि गेम भी एज ए मीडियम इस्तेमाल हुआ है इन वॉर्स। सो ये चीज पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो नष्ट भी हो सकती है, फास्ट करने जा रही है। बहुत हम देखेंगे कि गेम के हवाले से जो डिग्रीज हैं वो अब आ रही है, आना शुरू हो गई। लेकिन जो आपने गैप की बात की इंडस्ट्री, देखिए अभी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल। इसको हाईजैक किया हुआ है प्रोग्रामिंग ने भी। बिल्कुल, ठीक है ना। सो कल परसों या किसी भी दिन ये हाईजैकिंग तो खत्म होनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब ये हाईजैकिंग खत्म होनी है तो प्रोग्रामर्स इज और जस्ट वन पार्ट, एक हिस्सा है सिर्फ, एक काम करेंगे, लेकिन उसका स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, उसकी स्टोरी कौन डेवलप करेगा, आइडिया कहां से आएगा, गोल कैसे तरतीब देंगे, फिर उसके अंदर एनिमेटर्स क्या काम करेंगे, वो सारा एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि हम फिल्म के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट्री। और एज अ बिजनेस देखें, जैसे लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं, मिलें लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो गेम डेवलपमेंट की कंपनी बना ले बंदा, वो मेरा ख्याल है वो एक प्लॉट से ज्यादा उसको प्रॉफिट देगी साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है ये इंडस्ट्री का जो एस्टेब्लिश होना है ना, ये अभी होना है, और लोगों को ये अंदाजा होगा थोड़े अरसे बाद, ये ना हो कि हम ट्रेन फिर मिस कर दें। लेकिन ये है कि हमें ये रियलाइज अभी से करना होगा कि अगर हम ये इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करके और इसको इकोनॉमी में एक पूरा शेयर समझ के हम इसको लेके चलते हैं, जैसे अर्ली 2000 में हमने आईटी को, मतलब आईटी की ट्रेन मिस कर दी, अभी हम ये ना करें कि हम इसमें ये गेमिंग की भी ट्रेन मिस कर दें। मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, ये इतनी जल्दी कैसे उभर के सामने आ गई हमारी नज़रों में, इस पे पैसा कैसे लगाया गया, इस पे गेम प्ले से पैसा आ रहा है, हार्डवेयर बेच के पैसा आ रहा है, ये इन्वेस्टर हैं, क्या चक्कर क्या है इसमें? सर अगर थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री गेम की देखना शुरू करें ना, तो सबसे पहले गेम टेट्रिस कंप्यूटर में आती है, उसको हम डिजिटल गेम का नाम देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम मतलब हमारे बचपन के अंदर जो गेम्स उस वक्त की मशहूर थी, हम सेगा गेम्स खेलते होते थे। सेगा की बहुत सारी 2D गेम्स आती होती थी तो हम प्ले करते थे। हर गुजरते वक्त के साथ हमें ये पता लगा कि फिर कंपनीज आना शुरू हो गई, जैसे निंटेंडो ने कंपनी आ गई, EA स्पोर्ट्स आ गई, और फिर मुझे याद है कि हमने इसी तरह की एक गेम मारियो को बहुत ज़्यादा प्ले किया। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री आगे जाके बताऊंगा कि मारियो का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था। सो इसके बरक्स ये सब चीज़ें जब इस्टेब्लिश हो रही थी, उस वक्त हम गेम्स प्ले कर रहे थे, तो उस वक्त तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन कोविड के वक्त, जब कोविड में सब कुछ बंद हो गया, तो लोग जब घरों में बैठे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट की, और उससे जो सबसे पहली चीज उभर के आई वो गेम्स ही थे। तो लोगों ने वो गेम्स प्ले करना शुरू की, और फिर देखते ही देखते जो इमेज प्री कोविड का था वो एंटायरली बदलकर पोस्ट कोविड में जो गेम इंडस्ट्री का आया वो एक बहुत शॉकिंग था। वैसे अगर देखा जाए तो 2014 से ही या 2011 से ऑनवर्ड्स आप देख लें, हर ईयर गुजरते ईयर के साथ जो गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू था वो पिछले साल से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ठीक। और इस वक्त भी एक्सपेक्टेड जो 226 तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कोई ये नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि वो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को उसने बीट कर दिया। मैं सिर्फ 2 इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि दुनिया की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज वेपन है और एक हेल्थ है, इसने उनको भी बीट कर दिया। अच्छा। वियतनाम की, चाइना की, अमेरिका की, ये 3 बड़ी कंट्रीज की जो बहुत बड़ा शेयर जो है इकोनॉमी का वो अब गेम इंडस्ट्री के ऊपर बेस कर। अच्छा, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। जब हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी इसके ऊपर बेस करना शुरू हो गई है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तो उसके अंदर काम नहीं, जाहिर है, तो गवर्नमेंट भी, मिलिट्री इटसेल्फ इन्वॉल्व है, बहुत सारे। बिल्कुल आपने सही बात की कि जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो आप यकीन जाने कि पेंटागन 9/11 के अटैक के बाद एक गेम रिलीज करता है जिसका नाम है अमेरिकन सोल्जर के नाम से गेम रिलीज होती है, और पेंटागन ने उसको फंड किया। अच्छा, मतलब इवेंचुअली गेम्स ऑफ एम्पायर एक बुक है, उसके अंदर राइटर ने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि ये इस गेम को प्ले करके
अमेरिकन आर्मी ने रिक्रूट किया है लोगों को। अच्छा, तो ये हवा में तो नहीं हो गया सब कुछ। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री या उनकी जो बहुत बड़ा सब्सिडरी पार्ट ऑफ बजट होता है वो अब गेम इंडस्ट्री में जा रहा है। ठीक है, अगर हम मिलिट्री को जरा एक सेकंड की साइड पे भी कर दें तो कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्लोरिश करना शुरू किया। बिल्कुल। जब हम गेम बनाने की बात करते हैं सर, तो फिर गेम बनाने तक बात खत्म नहीं होती, गेम की मार्केटिंग भी है। बिल्कुल, गेम ने आगे जाके मार्केट करना है, चैनलाइज करना है। फिल्म का क्या है, फिल्म एक दफा लगेगी सिनेमा में, खत्म। सर गेम इस तरह नहीं है, गेम लाइफ टाइम हो गई है। जो लोग उसको प्ले करते जा रहे, जैसे हमें डोटा की एग्जांपल दी, इस तरह की पबजी की एग्जांपल है, और इस तरह ये टेकन की एग्जांपल है, कॉल ऑफ ड्यूटी की एग्जांपल। इतनी ज्यादा गेम्स हैं अब मार्केट में कि इनके कंपटीशंस हो रहे हैं और बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है ना वो उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। और जो है आखिर में एक प्लेयर जो है, और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, लाइव देखें, पूरे स्टेडियम्स हायर करके बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के, मैं तो देख के हैरान रह गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा एक बहुत बड़ा चंक जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा। देखें चाइनीज जो वो टेंसेंट है, जिनका वीचैट है, वो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है उसकी। फिर एप्पल जो हम कहते हैं जी आईफोन पे खड़ा है, नहीं, वो गेमिंग देखें उसकी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स गेमिंग में बना। ये चीज माइक्रोसॉफ्ट कमा रहा है, ये चीज अंडरस्टैंड करना, ये सॉरी सर मैं आपको बात करूं, ये चीज अंडरस्टैंड करना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये जो अभी छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए गए हैं, मैं अभी इसको कलेक्टिव इनिशिएटिव का नाम नहीं दे सकता कि अगर रिफा ने शुरू कर लिया या एकेडेमिया ने शुरू कर लिया, ये अच्छी चीज जरूर है, लेकिन ये इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं हुई अभी। ठीक है, बिल्कुल, ये इंडस्ट्री ड्रिवन तब होगी जब पॉलिसीज बनकर सामने आ जाएंगी कि भाई हमने ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, और इस तरीके से हम इसको फ्लोरिश करते हुए जाएंगे। अभी क्या होगा, अभी मैं गेम बना लूंगा, आप गेम बना लेंगे, एक और गेम बना लेगा, और ये सारी गेम जो है वो अगेन इंटरनेट पे किसके लिए बन रही है, बाहर के लिए। ठीक है, सो जो उसकी जो रेवेन्यू है पाकिस्तान तक, उसकी जो समर आता है, जो उसकी बेनिफिट है, वो इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती जब तक हम इंडस्ट्री लेके नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। सो मेरे ख्याल से बायो पावर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बायो पावर से मुराद ये होता है कि जिसमें जो पार्टनर स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, कैपिटलिज्म भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एग्रीमिया, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। सो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमने इसको एक्सेप्ट ना किया तो हम मजबूर हो जाएंगे इसको एक्सेप्ट करने। बिल्कुल सही। तो उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, इसको देनी पड़ेगी। देखें जो ट्रेनिंग है, जिस तरह आपने एकेडेमिया का जिक्र किया, जिस तरह आपने मिलिट्री का इवन जिक्र किया, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स एयरफोर्स की, मिलिट्री की इस पे मूव हो चुकी हैं। टीचिंग आप देखें, रिमोट टीचिंग आ गई है, जैसे कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हमने देखा, मैं खुद टीच करता रहा हूँ, वर्चुअल क्लासेस लेता रहा हूँ। इसी तरह अभी ऑपरेशन जो हैं वो डिस्टेंस ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो एआई के थ्रू, और इसी तरह दूसरी जगह रिमोट खड़े होके और वो वहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं किसी और जगह पे, और ये सारा कुछ जो है ये इस दौर में हो रहा है, और ये मेटावर्स के थ्रू हो रहा है कि आप उधर मौजूद हैं खुद। मल्टीप्लेयर गेमिंग है, आप इमर्सिव एक्सपीरियंस करते हैं, आप खुद से उधर अंदर दाखिल होकर गेम अपने अवतार के ज़रिए गेम खेल रहे होते हैं। तो ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो हैं मज़ीद इसमें तरक्की होगी, और हमें ये देखें, इसमें जो मेरी आज की जो वीडियो है बेसिकली मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो नई जनरेशन है, कि जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स, तो उनको तो मेरा मैसेज है ही है, मैं बाकी लोगों को भी इस पे थोड़ा सा लाना चाह रहा हूँ कि वो इस गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने और अपना रोल प्ले करें। देखें बेशुमार उनके लिए जॉब्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, इसमें स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी राइटिंग है, मॉडलिंग है। आप देखें कि उसमें जो सीन्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, एनिमेशंस हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं और इसमें इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। तो सर इसमें मैं एक चीज़ आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि व्हेन वी स्टार्टेड गेम डिज़ाइन एज अ डिग्री प्रोग्राम, तो मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। सो वो जब मुझसे पूछते थे कि यार ये गेम क्या है, गेम कैसे एक डिग्री बन सकती है, तो शुरू में तो मुझे भी उनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम होती है कि भाई कैसे मैं इनको कन्विंस करूं, लेकिन ये बिल्कुल अब मुझे ये चीज़ बड़ी क्लियर है। लेकिन पहले तो हमें एक बेसलाइन बनानी पड़ेगी। वो बेसलाइन ये है कि हम पहले ये एक्सेप्ट करें कि गेम भी एक कैरियर की तौर पे फील्ड देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्यों देखी जा सकती है, सेकंड सवाल ये आता है। तो इसका जवाब ये है कि
जब हम गेम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपके मतलब मैं वालिदैन से ये बात कहता हूँ कि आपके बच्चे ने या तो प्रोग्रामिंग की कंप्यूटर साइंस किया होगा या वो आर्ट की साइड पे जा रहा होगा, इवन दो कि उसने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, तो सर गेम के अंदर फिजिक्स की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इवन के गेम के अंदर मैथमेटिक्स की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वी डोंट अंडरस्टैंड के ये तमाम फील्ड्स कैसे गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि वो शेक्सपियर का एक सेइंग है ना कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। बिल्कुल। सो गेम इज अ एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट के अंदर सारे वो प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म करना है। सवाल ये है कि वो एनवायरनमेंट कौन बनाएगा, उसमें दरख्त कौन लगाएगा, सही बात, उसमें रोड कौन बनाएगा, उसमें कैरेक्टर कौन बनाएगा, उसमें कैरेक्टर को कपड़े कौन पहनाएगा, उस कैरेक्टर को कौन मूव कराएगा, उसकी जो एनिमेशन होगी वो कौन करेगा, उसके अंदर जो वो छलांग मारेगा तो उसकी फिजिक्स कौन डिसाइड करेगा, दो गाड़ियां आपस में लगेंगी तो कोलाइड कैसे करेंगी, और अगर वो कोलाइड करेंगी तो उसमें डैमेज कितना आएगा। सर इतना कुछ है इसके अंदर कि जब हम एज अ इंडस्ट्री जब मैं स्टूडेंट को बताना शुरू करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर फिजिक्स को तो कभी हमने इस एंगल से देखा ही नहीं, मैथ्स को तो हमने इस एंगल से देखा नहीं, एनिमेशन डिजाइनिंग। और मुझसे स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं ना, जब मैं उनको जो कैरियर काउंसलिंग करता हूँ इस डिग्री के हिसाब से, तो मुझे कहते हैं सर हमें बताएं कि हम फ्यूचर में कितना कमाने। मैं कहता हूँ छोड़ दो कमाने को, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जॉब मिल गई और तुम उसमें फ्लोरिश करना शुरू हो गए तो क्या तुम काउंट करोगे कितने पैसे कमाओगे? इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस गेम इंडस्ट्री के अंदर एक पार्ट अपना छोटा सा जो प्ले कर रहे होगे वो किस तरीके से कर रहे हो। और ये कोई डिग्री के बाद नहीं है। जैसे हमने इनिशिएट करते हुए भी बात डिस्कशन की कि एकेडमिया पार्टनर है हम अनरियल इंजन के, तो अनरियल इंजन के एकेडमिक पार्टनर होने की सबसे बड़ा जो फायदा है सर वो स्टूडेंट्स को ही तो हो रहा है। बिल्कुल। आर्ट स्टेशन के अंदर हमने प्रोफेशनल अकाउंट्स दिए हैं हमको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे समारात है अनरियल के अंदर जो एसेट्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री मिल रहा है। अब हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जॉब प्लेसमेंट्स ओपन होंगी उस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर अनरियल इंजन की बात करें तो अभी हम फर्स्ट एकेडमिक पार्टनर हैं, आगे आगे देखेंगे तो और भी बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। तो उस इंडस्ट्री में किसी ने तो काम करना है, तो वो कौन लोग होंगे? यही लोग होंगे जो उस वेव के ऊपर रहेंगे। सो अभी हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल इंडस्ट्री ड्रिवन है। हम इंडस्ट्री के साथ पैचअप इस तरीके से भी रिलेवेंट कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपने साथ फैसिलिटेट करके स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं कि वो कल 8 सेमेस्टर नहीं, वो 5th सेमेस्टर में बैठ के इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। जबरदस्त। और ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और वालिदैन और स्टूडेंट इस बात से खुश होते हैं कि मतलब बहुत जल्दी उनकी चाइल्ड ने बहुत जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमाना शुरू कर दिया इवन बिफोर कंप्लीटिंग द डिग्री। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी चीज, ये इसका मेन चंक है। लेकिन मुझे जो डर लगता है, जो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, गेम्स फॉर सोशल चेंज। रिफा और जो मेरे कोलीग्स हैं, सरजेब का जो आप नाम लिया वो इनिशियली इसमें डिस्कशन भी करेंगे कि अभी तक वी डोंट नो कि गेम को एज अ मीडियम फॉर सोशल चेंज कैसे इस्तेमाल करें। आपने जो बात की थी पहले कि न्यूडिटी बहुत है, फॉल्सिज्म बहुत ज्यादा है इसके अंदर, वो उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि हमारे कल्चर के हिसाब से वो चीजें ऑड हैं, लेकिन जिस कल्चर से वो गेम्स बनकर आ रही हैं वहां पे ये चीजें ऑड नहीं समझी जा रही। बिल्कुल सही बात। सो हमारे लिए एक थ्रेट है ना, सो वी शुड हैव टू बी कंट्रीब्यूट। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी पाकिस्तान में वो माइंडसेट मौजूद नहीं है जो इस चीज को एज अ थ्रेट समझे भी। अभी तो वो इस चीज को फन और एंटरटेनमेंट की बेस पे समझते हैं। सही बात। नैरेटिव इंजीनियरिंग गेमिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से आप ये अंदाजा कर लें कि पबजी के अंदर एक जगह पे एक छोटा सा इवेंट है कि जहाज उड़ता है और पीछे से एक प्लेयर ने उस जहाज को रॉकेट लॉन्चर मार के या किसी भी तरीके से ना उसको तबाह करना, और जहाज की टेल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। अब 2 प्लेयर वो गेम खेल रहे थे तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसने कहा और नहीं मारना, क्यों नहीं मारना, वो जा रहा है यार, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। देखे ना। सो छोटी छोटी चीजें, हाउ वुड
एनी किड जो कि 8 इयर्स का है, 12 इयर्स का है, 13 इयर्स का, उसको तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जाए, सबलिमिनली उसके दिमाग में डाला जा रहा है सारा कुछ। सो अभी ये चैलेंजिंग बहरहाल है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अलीम, मेरा ख्याल है वीडियो काफी लंबी हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।